हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट जिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग क्या होती है। ठीक है, यूजुअली ये टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ना ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ना ही आपके गेट या पीएसयू में। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो इसके कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, पहले हम इसे देखते हैं। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हमारा जो रेडी क्यू होता है उसको हम मल्टीपल रेडी क्यू में ब्रेक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे आपका रेडी क्यू एक होता था, लेकिन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में आप मल्टीपल रेडी क्यू बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब प्रोसेस को आप कौन सा रेडी क्यू असाइन करेंगे, प्रोसेसेस को आप कौन सा रेडी क्यू असाइन करेंगे, तो ये डिपेंड कर सकता है। या तो आप प्रोसेस के साइज के हिसाब से आप क्या करें कि जो हाईएस्ट साइज का प्रोसेस है उसको रेडी क्यू 1 में रख लें, जो लोवेस्ट साइज का प्रोसेस है उसको रेडी क्यू 3 में रख लें, जो एवरेज साइज के प्रोसेस हैं उनको रेडी क्यू 2 में रख लें। या तो साइज के बेसिस पे आप प्रोसेस को रेडी क्यू असाइन कर सकते हैं, या प्रियॉरिटी के बेसिस पे कि जो हाईएस्ट प्रियॉरिटी का प्रोसेस है उसको RQ1 में रखें, जो लोवेस्ट प्रियॉरिटी का प्रोसेस है उनको RQ3 में रखें, जो एवरेज प्रियॉरिटी का प्रोसेस है उनको RQ2 में रखें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोसेस का टाइप क्या हो, जैसे जो सिस्टम प्रोसेस हो उसको यहाँ पे रखिए, जो बैच प्रोसेस हो उनको यहाँ पे रखिए, जो यूजर के प्रोसेसेस हो उनको यहाँ पे रखिए। तो कोई भी इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में दिमाग में रखनी होती है कि जरूरी नहीं कि हर क्यू में सेम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क करे। ऐसा हो सकता है कि इस प्रोसेस RQ1 के जितने प्रोसेस हों उस पर आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम SJF वर्क कर रही हो, आपका जो RQ2 हो उसमें आपका FCFS वर्क कर रहा हो, और जो RQ3 है उसमें आपका SJF या राउंड रॉबिन वर्क कर रहा हो। तो मल्टीपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स मल्टीपल रेडी क्यू पे आपके वर्क कर सकते हैं। और CPU का असाइनमेंट आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप या तो राउंड रॉबिन अप्रोच यूज कर सकते हैं, मीन्स एक टाइम क्वांटम आप रेडी क्यू 1 के प्रोसेसेस को दें, फिर दूसरा टाइम क्वांटम आप रेडी क्यू 2 के प्रोसेसेस को दें, फिर RQ3 के प्रोसेसेस को दें राउंड रॉबिन फैशन में, एक टाइम क्वांटम इसको, एक टाइम क्वांटम इसको, एक टाइम क्वांटम इसको। या फिर प्रियॉरिटी के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं कि इसको आपने हाईएस्ट प्रियॉरिटी पे मान लिया, इसको आपने लोवेस्ट प्रियॉरिटी पे मान लिया, पहले आप इसके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर इसके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन इसके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं। तो मीन्स इसका मेजर पॉइंट आपको क्या दिमाग में रखना है कि इसमें हम रेडी क्यू को सेवरल क्यू में सेपरेट करते हैं। पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, किस क्राइटेरिया पे आप डिवीजन करेंगे प्रोसेस का, तो प्रोसेस के टाइप पे कर सकते हैं, प्रियॉरिटी पे कर सकते हैं, मेमोरी साइज पे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको इसमें दिमाग में रखना है कि ईच क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो मैंने आपको बताया है कि हर प्रोसेस के हर क्यू के अपने अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो सकते हैं। और लास्ट चीज कि जब आप CPU असाइन करेंगे तो CPU असाइन के लिए या तो आप प्रियॉरिटी का यूज कर सकते हैं, या टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है जहाँ पे हमारे पास 5 रेडी क्यू हैं, और इस पे हमने क्या रखा है, प्रियॉरिटी लगा रखा है। जो हाईएस्ट प्रियॉरिटी हमने किसको माना है, इस टॉप वाला जो रेडी क्यू है इसको हमने हाईएस्ट प्रियॉरिटी मान रखा है, और बॉटम वाले को आपने क्या मान रखा है, लोवेस्ट प्रियॉरिटी। देन यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस के टाइप के बेसिस पे। यहाँ पे आप क्या रखें, जितने सिस्टम के प्रोसेसेस हैं उनको आप इस रेडी क्यू में रख रहे हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस को आप यहाँ पे रख रहे हैं, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस को आप इसमें रख रहे हैं, बैच प्रोसेस यहाँ पे आपका जा रहा है, और स्टूडेंट के प्रोसेस आपका यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट आप देखते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसके थ्रू हम स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टारवेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मान लीजिए इसको हमने भाई ये वैसे ही वर्क करता है जैसे आपका मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग वर्क करता है। मान लीजिए आपने इसको क्या मान लिया, ये आपका हाईएस्ट प्रियॉरिटी पे है और ये आपका लोवेस्ट प्रियॉरिटी पे है। ठीक है, अब अगर किसी प्रोसेस को जो लो प्रियॉरिटी का है
काफ़ी देर से सीपीयू नहीं मिल रहा है तो उसको आप क्या कर देंगे, मूव करके ऊपर वाले रेडी क्यू में रख देंगे। और फिर अगर फिर वहाँ पे भी उसको सीपीयू नहीं मिला तो और ऊपर के रेडी क्यू में आप उसको सेंड कर देंगे। मींस इसमें क्या होता है, प्रोसेस को आप एक रेडी क्यू से दूसरे रेडी क्यू में मूव करा देते हैं, जिससे आपकी स्टारवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या हुआ कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में एक तो आपके प्रोसेस मूव करते हैं बिटवीन मल्टीपल रेडी क्यू। द आइडिया इज टू सेपरेट प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। एंड इफ ए प्रोसेस यूजेस टू मच सीपीयू टाइम, अगर इट विल बी मूव टुवर्ड ए लोअर प्रायोरिटी। अगर कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा सीपीयू का यूज कर चुका है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे के रेडी क्यू में या लोअर साइड के लोअर प्रायोरिटी के रेडी क्यू में भेज सकते हैं। एंड इफ ए प्रोसेस दैट स्टेड टू लॉन्ग इन अ लोअर प्रायोरिटी मे बी मूव टू द हायर प्रायोरिटी रेडी क्यू, ठीक है। तो दोनों चीज करेंगे। जिस प्रोसेस को आपने सीपीयू असाइनमेंट सीपीयू ज्यादा दे रखा है उसको आप लोअर साइड के रेडी क्यू में भेज देंगे, और जिसको आपने सीपीयू नहीं दिया है तो उसको आप क्या करेंगे, अपर प्रायोरिटी के हायर प्रायोरिटी के रेडी क्यू में सेंड कर देंगे। तो इससे आपका क्या होगा, स्टारवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।